हेलो एवरीवन, कंसेप्टो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, बीएड का सेकंड पेपर है ये। इससे पहले मैं 3 लेक्चर्स अपलोड कर चुकी हूँ इस सब्जेक्ट के ऊपर। ये लेक्चर नंबर 4 है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड राइट्स। ये टॉपिक बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजन्स के लिए क्या क्या वैल्यूज रखे हैं, राइट्स और ड्यूटीज क्या क्या डिसाइड किए हैं। इन दिस स्लाइड वी कैन सी द मेन पॉइंट्स। प्रियम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो गया, रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी। सिंपल वर्ड्स में ये सब मिलकर बताते हैं कि इंडिया किस तरीके का सोसाइटी बनाना चाहता है, अ सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी। ऑल्सो एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। एजुकेशन ही स्टूडेंट्स को सिखाती है कि उनके राइट्स क्या हैं, उनकी ड्यूटीज क्या हैं और सोसाइटी में हार्मनी कैसे मेंटेन करनी है। सो इन दिस यूनिट हम ये सीखेंगे या समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारी एजुकेशन को किस डायरेक्शन में गाइड करता है। First of all, let us understand the meaning of constitutional values. क्या क्या values होती हैं? Constitution values are the basic principle on which our nation is built. These values guide citizen, government, institution and the entire democratic system. Constitutional values वो values हैं, वो basic principle है जिसके ऊपर हमारा पूरा नेशन टिका हुआ है। अब ये वैल्यूज करती क्या है? ये हमारे जो हम सिटीजन्स हैं, हम खुद हैं, जो गवर्नमेंट है, हमारा इंस्टीट्यूशन है, ऑल ओवर बेसिकली पूरा इंडिया, इस पूरे इंडिया को कौन गाइड कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज। मेजर कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज क्या क्या होती हैं? जैसे हो गया जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। अब मतलब जस्टिस क्या होता है? सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल वे में फेयरनेस हो, हर एक वे में फेयरनेस मिले। इक्वालिटी मतलब होता है हर एक बंदा, हर एक इंसान इक्वल हो, कोई भेदभाव ना हो। लिबर्टी मतलब फ्रीडम, हर चीज को, हर किसी के लिए फ्रीडम हो, हर कोई अपने व्यूज रिप्रेजेंट कर सके। एंड लास्ट वन इज फ्रेटर्निटी, मतलब यूनिटी, हर एक सिटीजन में यूनिटी होना। तो ये सारी चीजें किस में आ जाती है? कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में। ऑल्सो दीज वैल्यूज हेल्प इन बिल्डिंग अ डेमोक्रेटिक, इंक्लूसिव, फेयर एंड पीसफुल सोसाइटी। मतलब कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज हैं, ये एक ऐसी सोसाइटी बनाते हैं जो पीसफुल हो, बहुत शांतिपूर्वक हो, फेयर हो, जहाँ पे कहीं भी कोई भी चीज गलत ना हो, हर चीज सही हो, इंक्लूसिव हो, मतलब हर लोग, हर एक इंसान को इंक्लूड करके चले। ऐसा ना हो कि कोई, मतलब कि आप भेदभाव करके उनको अलग निकाल दो या अपने सोसाइटी में इंक्लूड ना करो, अपने सोसाइटी का हिस्सा ना मानो, तो वो चीज ना हो, तो उसको हम इंक्लूसिव बोल देते हैं। प्लस में डेमोक्रेटिक हो, डेमोक्रेटिक मतलब सबके विचार को प्रस्तुत किया जाए, फ्री हो वो अपने शब्दों को बोलने के लिए। तो दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। नेक्स्ट वन इज प्रीएम्बल. What is preamble? First of all, meaning. The preamble is the introduction of the Indian Constitution, which tell us what India stands for and what goals our nation wants to achieve. मतलब क्या होता है इसका? प्रियम्बल बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन देता है, जैसे कि ये हमें बताता है कि इंडिया किस चीज के लिए स्टैंड करता है और हमारे कंट्री के मेन गोल्स क्या हैं। मतलब प्रियम्बल एक शॉर्ट समरी है जो बताती है कि हम किस टाइप का नेशन बनाना चाहते हैं। अगेन, प्रियम्बल में उनकी मेन वैल्यूज क्या है, प्रियम्बल क्या कहना चाहता है प्रियम्बल। अगेन वही जो चीजें हमने पढ़ी थी, 4-5 चीजें वही यहाँ पे लिखी हुई हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ये सब लिखा हुआ है और इसी को मैंने थोड़ा और डिटेल में बताया हुआ है और यही मेन वैल्यूज है। प्रियम्बल एक्चुअली था क्या? वो एक ऐसी शॉर्ट समरी थी जो बताती है कि हमें किस टाइप का नेशन बनना है, हमारा नेशन कैसा होगा। तो यह सब चीजें होंगी हमारे नेशन में, तभी तो हमारा नेशन एक बहुत अच्छा बन पाएगा। तो क्या क्या चीजें हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस फॉर एवरीवन, कि हर कोई, हर किसी के लिए फेयरनेस हो, चाहे वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो, चाहे वो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड उसका अच्छा हो, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, हर किसी के लिए जस्टिस सेम हो। लिबर्टी, लिबर्टी फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, हर एक एस्पेक्ट में फ्रीडम हो,
हर एक इंडिविजुअल को, दैट इज लिबर्टी। इक्वालिटी, इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन। अब वो सिटीजन का है, चाहे वो रेस ले लो, चाहे कास्ट ले लो, चाहे जेंडर ले लो, चाहे कुछ भी हो, हर कोई इक्वल स्टेटस रखता हो, हमारा प्रियम्बल ये वैल्यू सिखाता है। फ्रेटर्निटी, प्रमोटिंग ब्रदरहुड एंड यूनिटी अमंग ऑल सिटीजन्स। फ्रेटर्निटी क्या होता है? ब्रदर यूनिटी दिखाना, हर एक सिटीजन में यूनिटी दिखाना, भाईचारा दिखाना, कि हर एक इंसान आपस में उसको सपोर्ट करने के लिए दूसरा इंसान खड़ा है, वो अकेला नहीं है, मतलब कि सब में यूनिटी है, एकता है। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये कुछ शब्द हैं। ये शब्द क्या डिस्क्राइब करते हैं? एज एन इंडिया क्या हो? इंडिपेंडेंट नेशन हो। सॉवरेन मतलब ही इंडिपेंडेंट नेशन होता है। सोशलिस्ट मतलब एक ऐसी सोसाइटी जो केयरिंग हो, जो आपस में सबका ध्यान रखती हो, तो दैट इज सोशलिस्ट। सेक्युलर मतलब रिस्पेक्टिंग ऑल रिलीजन, दैट इज सेक्युलर। हमारी इंडिया क्या करती है? हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करती है, तो दैट्स व्हाई इंडिया इज नोन एज सेक्युलर कंट्री। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, उसका क्या मतलब होता है? ऐसे ही कंट्री जो सारे डेमोक्रेटिक रूल्स को फॉलो करे। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। करती क्या है ये? इट प्रोटेक्ट द फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ ईच सिटीजन, दे हेल्प पीपल टू डेवलप देयर पर्सनैलिटी फुली। ऐसे राइट्स जो एक इंडिविजुअल की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करे, उसकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करे, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करे, वो होते हैं फंडामेंटल राइट्स। दे हेल्प पीपल टू डेवलप देयर पर्सनैलिटी फुली। अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे तो एक जो इंडिविजुअल की फ्रीडम है वो छिन जाएगी, मतलब वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा, अपनी पर्सनैलिटी को उभार कर बाहर नहीं दिखा पाएगा। तो क्या फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं हमारी डिग्निटी को महफूज रखने के लिए और हमारी पहचान को महफूज रखने के लिए? तो वो फंडामेंटल राइट्स हैं: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 6 फंडामेंटल राइट हैं। हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। बचपन, अब हम बड़े हो गए हैं तो हमारा बचपन क्या हुआ? 6th-7th क्लास, ओके। तो तब से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं एक तरीके से। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेलिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर एटसेट्रा। पता है हमें। राइट टू फ्रीडम क्या हो जाएगा? कि हर एक एस्पेक्ट में हमें फ्रीडम हो, चाहे वो बोलने में हो, चाहे चलने में हो, मूवमेंट में हो, कोई काम करने में हो, कोई किसी प्रोफेशन में हो, कहीं जाने में हो, हर तरीके से हमें फ्रीडम हो, कोई हमें रोक टोक करने वाला ना हो। राइट अगेन एक्सप्लॉइटेशन मतलब कोई चाइल्ड लेबर नहीं, कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं, किसी पर जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकते, तो दैट इज राइट आफ्टर एक्सप्लॉइटेशन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या हो जाएगा? एवरीवन कैन फॉलो एनी रिलीजन। आपका कोई भी बेसिक रिलीजन हो, आप उसको फॉलो कर सकते हो, किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में आपको अपने रिलीजन को चेंज करने की जरूरत नहीं है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर एंड राइट टू एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज। ये वो राइट है क्योंकि हमारी कंट्री में कुछ माइनॉरिटीज कम्युनिटीज भी होंगी जो बहुत कम पॉपुलेटेड हैं, बहुत कम पॉपुलेशन है उनकी, तो उनके कल्चर को कहीं ना कहीं पहले दबा दिया जाता था, उनके एजुकेशन के राइट्स को दबा दिया जाता था। तो वहां पर उनको प्रोटेक्शन दी गई, उनके कल्चर को प्रोटेक्शन दी गई और उनको राइट टू एजुकेशन दी गई। ठीक है। तो नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, सिटीजन्स कैन गो टू कोर्ट इफ देयर राइट्स आर वायलेटेड। ये जो हमने ऊपर के राइट्स पढ़े हैं, अगर इनको ना माना जाए या फिर इनको वायलेट करने की कोई कोशिश करे, उसको उसका उल्लंघन करने की कोई कोशिश करे, तो कोई भी सिटीजन हो, चाहे वो माइनॉरिटी से हो, चाहे वो मेजोरिटी से हो, चाहे किसी भी कास्ट से, किसी भी रिलीजन से वो बिलोंग करता हो, उसके पास ये राइट होगा कि वो कोर्ट जाकर उसके अगेंस्ट केस लड़ सके, उसके अगेंस्ट कंप्लेन फाइल कर सके। गॉट इट? फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं? अब हमने राइट्स पढ़ लिए, ड्यूटीज भी देख लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज रिमाइंड सिटीजन्स ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द नेशन। ये वो ड्यूटीज होती हैं जो एक पर्टिकुलर सिटीजन को, एक इंडिविजुअल को याद दिलाती है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अपने नेशन के तरफ। अब हमारी ड्यूटीज क्या हैं?
हमारे नेशन की तरफ हमें क्या क्या मानना चाहिए। टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल सिंबल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमारे सिंबल्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये नहीं कि हम उसकी डिसरिस्पेक्ट करें, उनकी जो वैल्यूज है और उनकी जो राइट्स है उनको हम वायलेट करें, वो चीज़ें अच्छी नहीं होती। हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। टू प्रिजर्व कल्चर एंड हेरिटेज, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो बुनियाद है, उसको हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए, महफूज करके रखना चाहिए। टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। द प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड, यूनिटी, हार्मनी मतलब होती है यूनिटी, तो यूनिटी और भाईचारे को हमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, अब यहाँ पे साइंटिफिक टेम्पर का क्या मतलब होता है, वो चीज, साइंटिफिक टेम्पर का मतलब है चीजों को लॉजिकली, रीजनेबल और ऑब्जर्वेशन और एविडेंस के बेसिस पर समझना, बिना अंधविश्वास के। कोई अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, हर चीज का एविडेंस होना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, कोई ना कोई चीजों का रीजन होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि तुक्के से, अनटप्पे से हमने बोल दिया कि ऐसे ही होता है, हर चीज का लॉजिकल होना चाहिए। तो वो उस चीज को डेवलप करना हमारे अंदर। टू डिफेंड द कंट्री एंड मेंटेन यूनिटी, और एक लास्ट चीज, यूनिटी को मेंटेन करना, हमारी कंट्री को बचाना, ये हमारी ड्यूटीज है हमारे नेशन की तरफ। तो नेक्स्ट आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। DPSPs आर गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट टू मेक लॉज, गाइडलाइन का मतलब है गवर्नमेंट को किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। ये नॉट इन्फोर्सेबल होते हैं, मतलब इनको कोर्ट में क्लेम या फोर्स नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी ये इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज देयर एम्स इज टू क्रिएट अ जस्ट सोसाइटी। जस्ट मीन्स फेयर, जहाँ किसी के साथ पार्शलिटी ना हो। इनका गोल एक वेलफेयर सोसाइटी बनाना भी है। वेलफेयर मीन्स होता है लोगों की भलाई, जैसे उनके लिए एजुकेशन, हेल्थ, जॉब्स और सेफ लाइफ इंश्योर करना। तो DPSPs बेसिकली गवर्नमेंट को बताते हैं कि कंट्री को कैसे डेवलप करना है, फेयर, केयरिंग और इक्वल सोसाइटी बनाने के लिए। चार टाइप की गाइडलाइंस होती हैं, जैसे पहला आ गया सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स। इनको हम वन बाय वन समझेंगे इन DPSPs को। सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर प्रिंसिपल्स का मेन पर्पस सोसाइटी की भलाई करना है। देखिए इसमें क्या क्या आता है। फर्स्ट है रिड्यूस पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, ये पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं ताकि रिच और पुअर के बीच में गैप कम हो। नेक्स्ट है प्रोवाइड एडुकेट लाइवलीहुड टू ऑल, ये इंश्योर करते हैं कि सबको एडुकेट लाइवलीहुड मिले, मतलब हर इंसान के पास इतना इनकम हो कि वो अपनी बेसिक नीड्स कंफर्टेबली पूरी कर सके। प्रोटेक्ट विमेन, चिल्ड्रन एंड वीकर सेक्शंस, मतलब कि इन प्रिंसिपल का फोकस मेनली किस किस पे है, विमेन्स पे, चिल्ड्रंस पे और वीकर सेक्शंस के पे। उनको प्रोटेक्ट करना भी होता है ताकि उनके राइट सेफ रहें और उनको फेयर ट्रीटमेंट मिले। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इसका क्या मतलब है, मतलब सेम काम करने वाले सबको बराबर सैलरी मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। पहले के टाइम पे क्या होता था, औरत और आदमी में फर्क किया जाता था, अगर आदमी भी 4 घंटे काम कर रहा है और औरत भी 4 घंटे काम कर रही है तो दोनों को सेम सैलरी नहीं मिलती थी, आदमी को ज्यादा मिलती थी, औरत को कम मिलती थी। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवाइड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कि मतलब कोई भी काम करे, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो, अगर वो सेम अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं तो उनको पेमेंट भी सेम ही मिलना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन और जेंडर। तो नेक्स्ट आता है गांधीयन प्रिंसिपल्स, ये बेसिकली गांधी जी के आइडियाज पर बेस्ड है। इनका मेन फोकस रूरल एरियाज को स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज, मतलब छोटे घर बेस्ड इंडस्ट्रीज, जो मतलब छोटे छोटे घरों में जो काम करते हैं लोग अपने अपने घरों में, जैसे कुछ लोग बांस की झाड़ू बनाते हैं, टोकरियां बनाते हैं, चूड़ियां बनाते हैं, अपने अपने घरों में ही काम करते हैं। तो उन घरों में जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं गाँव में, कस्बों में, उनको वो रोजगार कमा सके। ठीक है, उनको प्रमोट करना। नेक्स्ट है स्ट्रेंथन पंचायती राज, पंचायती राज मतलब जो पंचायत लगती है गांव में, बैठकें लगती हैं जहाँ पे सारे डिसीजन पुलिस तक या बाहर नहीं जाते हैं बल्कि वो लोग आपस में ही सुलझा लेते हैं, उनको प्रमोट करना, उनको स्ट्रेंथन करना, मतलब जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उनको स्ट्रांग बनाना ताकि डिसीजन गांव के लोग खुद ले सकें। थर्ड वन इज दे प्रोहिबिट इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, मतलब शराब जैसे हार्मफुल चीजों को डिस्करेज करना, इसको
प्रोहिबिट करना, बंद करना, जिससे सोसाइटी हेल्दी और डिसिप्लिन रहे। एंड फाइनली प्रमोट रूरल डेवलपमेंट। दे प्रमोट रूरल डेवलपमेंट मतलब यानी रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एजुकेशन जैसे बेसिक फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना, ताकि विलेजेस ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, उनका वहां पे पूरा पूरा डेवलपमेंट हो सके। थर्ड वन इज लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। मेनली फ्रीडम, फेयरनेस और मॉडर्न थिंकिंग को सपोर्ट करते हैं ये। सबसे पहला आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका मतलब सब सिटीजन के लिए एक जैसा सिविल लॉ हो, चाहे रिलीजन कोई भी हो। इससे फेयरनेस और इक्वालिटी मेंटेन होती है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, मतलब नेचर, फॉरेस्ट, एनिमल या फिर हमारा जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, ताकि फ्यूचर जनरेशन को क्लीन और सेफ एनवायरनमेंट मिले। थर्ड वन इज प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, यानी इंडिया दुनिया के कंट्रीज के साथ भी पीस और फ्रेंडशिप और साथ साथ में कॉपरेशन को मेंटेन करके रखे। वॉर और कन्फ्लिक्ट से दूर रहकर ग्लोबल हार्मनी बढ़ाए, भाईचारा बढ़ाना मतलब कुल मिलाकर। और लास्ट है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, मतलब कोर्ट्स को गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस से अलग रखना, ताकि जस्टिस फ्री, फेयर और इंडिपेंडेंट हो। तो लास्ट डीपीएफपी है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल। इसका मेन पर्पस पब्लिक की लाइफ को बेटर बनाना है। तो सबसे पहले आता है ये लीगल एड, फ्री लीगल एड। तो ये फ्री लीगल एड प्रोवाइड करते हैं, मतलब गरीबों में या हेल्पलेस लोगों को कोर्ट के केसेस में फ्री हेल्प मिलती है, ताकि जस्टिस सबके लिए क्या हो जाए, एक्सेसिबल हो जाए। नेक्स्ट है ये एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न लाइन पर ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि न्यू टेक्नोलॉजी, बेटर सीड, साइंटिफिक मेथड ये सब प्रोवाइड कर सके, जिससे क्या होगा, फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और लास्ट है इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एंड लिविंग कंडीशंस, मतलब ये पब्लिक हेल्थ और लिविंग कंडीशंस इंप्रूव करने पर भी फोकस करते हैं। मतलब हॉस्पिटल हो गया, क्लीनलीनेस हो गया, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया, इन सब बेसिक फैसिलिटीज को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ताकि लोग हेल्दी लाइफ जी सके। हाँ जी, तो इसके की प्रिंसिपल्स क्या हैं? की प्रिंसिपल मतलब हमने जो 4 डीपीएफपीस पढ़े हैं ना, तो उनको ही कंक्लूड करके उनको ही मिला मुलू के बस एक जगह इकट्ठा करके डाल दिया है कि ओवरऑल कहना क्या चाह रहे हैं डीपीएफपीस। तो इसका क्या मतलब है? फर्स्ट, प्रोवाइड इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। हाँ जी, डीपीएफपी चाहता है कि ऐसा हो, गवर्नमेंट ऐसा करे, गवर्नमेंट को ये आइडिया देता है कि आप ये चीजें कर सकते हैं। reducing poverty and economic inequality, providing education, health and employment, protecting environment and resources, promoting welfare of weaker and vulnerable groups. Last one is DPSPs are not justiciable, meaning citizens can't go to court if they are not followed, but they act as moral direction for the government. मतलब डीपीएसपी लॉ की तरह कोर्ट में एनफोर्स नहीं होते। जैसे हमने जो लॉज पढ़े थे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पढ़े थे, अगर वो फॉलो ना किए जाए किसी के द्वारा भी, तो उसके अगेंस्ट हम केस कर सकते हैं। लेकिन ये जो डीपीएफपीज हैं, अगर ये फॉलो ना किए जाए किसी के द्वारा, तो हम उनके ऊपर उनको फोर्स करके किसी पे केस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से एडवाइस का काम करते हैं कि आपको इनको लेकर चलना चाहिए, आप इन सब चीजों को इंक्लूड कर सकते हो जब भी आप लॉज बनाते हो। तो एक गाइडेंस है, आप इनको लेके कोर्ट में नहीं जाएंगे। तो कुल मिलाकर यानी अगर गवर्नमेंट इनको फॉलो ना करे, सिटीजन्स केस नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये गवर्नमेंट को एक मॉरल डायरेक्शन देते हैं कि कंट्री को कैसे चलाना है, पॉवर्टी कम करना, इक्वालिटी बढ़ाना, एजुकेशन एंड हेल्थ इंप्रूव करना, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो डीपीएफपीस बेसिकली लीगल रूल नहीं बल्कि मोरल प्रोमिसेस होते हैं। हाँ, तो लास्ट टॉपिक है हमारी वीडियो का, रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी। एक्चुअली लास्ट टॉपिक नहीं बोलेंगे, लास्ट टॉपिक इन सेंस कि वैसे लास्ट टॉपिक है, बट इसमें भी 3 सब टॉपिक्स आ जाते हैं कि एजुकेशन का रोल इक्वालिटी में, जस्टिस में और फ्रेटर्निटी में, तीनों में क्या क्या रोल है, इनको प्रमोट करने के लिए क्या क्या रोल है। वन बाय वन देखते हैं। तीनों है, 3 स्लाइड्स आएंगी मुश्किल से, उसके बाद खत्म है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एजुकेशन का रोल इन प्रमोटिंग इक्वालिटी। तो एजुकेशन एंड इक्वालिटी, तो एजुकेशन प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल चिल्ड्रन irrespective ऑफ कास्ट, जेंडर और इकोनॉमिक बैकग्राउंड।
चाहे कोई रिच हो या पुअर, लड़का हो या लड़की, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, डजेंट मैटर, स्कूल में सबको पढ़ने का बराबर मौका मिला जाएगा, बराबर हक दिया जाएगा। इससे होगा क्या, इससे इनइक्वालिटी कम हो जाएगी। इट हेल्प्स रिड्यूस प्रीजुडिसेस एंड स्टीरियोटाइप्स। एजुकेशन लोगों के बीच में गलत सोच और पहले से बनी धारणाओं को तोड़ती है। अगर आप पढ़ोगे नहीं, बुक्स नहीं उठाओगे, उसमें लिखी हुई चीजों को आप नहीं पढ़ोगे डिटेल में, तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी जो सोच है वो कितनी गलत है, स्टीरियोटाइप सोच है। तो जैसे जैसे आप पढ़ते हो तो आपको समझ आता है किसी भी कास्ट को नीचा समझना गलत होता है, लड़कियों को कम समझना गलत होता है, या किसी भी कम्युनिटी को जज करना भी गलत होता है। सब अपने अपने टाइम पे अपने अपने दायरे में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बस आप उनको चांसेस नहीं मिलते हैं, उनको मौके नहीं मिलते हैं, उनसे मौके छीन लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्टीरियोटाइप थिंकिंग होती है लोगों की। तो पढ़ाई से हम फैक्ट्स जानते हैं, समझ बढ़ती है हमारी, और नेगेटिविटी कम होती है। Inclusive education ensure that every learner, including differently abled, gets equal access। मतलब क्या है इसका? इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है सबको साथ में पढ़ाना बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। स्पेशल नीड्स वाले बच्चे, पुअर फैमिली के बच्चे हो गए या बैकवर्ड एरियाज के बच्चे हो गए, सबको प्रॉपर फैसिलिटीज और सपोर्ट दिया जाता है ताकि कोई भी पीछे ना रह जाए। लास्ट वन है स्कॉलरशिप, मिड डे मील, आरटीई एक्ट एक्सेट्रा प्रमोट सोशल इक्वेलिटी। इसको वन बाय वन देखते हैं। मतलब क्या है? स्कॉलरशिप तो आप समझ गए होंगे, जो गरीब बच्चे होते हैं, पुअर पीपल्स होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है ताकि उनको फीस भरने में हेल्प मिले। मिड डे मील मतलब फ्री खाना, जिससे पुअर फैमिलीज, अब पुअर फैमिलीज को एक्चुअली वो अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते लिखाते नहीं है, क्योंकि उनको 2 वक्त का खाना चाहिए होता है, जिसके लिए वो अपने बच्चों को अर्ली एज में ही काम पे भेज देते हैं। लेकिन अगर उन बच्चों को खाना उन स्कूल में ही मिल जाए, खाने के लिए, खाना कमा 2 वक्त की रोटी के लिए ही तो वो काम कर रहे हैं ना। अगर वही 2 वक्त की रोटी अगर उनको स्कूल में मिल जाए तो उससे बढ़िया काम हो ही क्या सकता है। तो मिड डे मील भी एक तरीका है ताकि बच्चे जो हैं, फैमिलीज जो हैं, वो अपने बच्चों को रेगुलर स्कूल पे भेजे। आरटीई एक्ट 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के राइट्स देना। तो ये होता है आरटीई एक्ट। तो इस टाइप की कुछ चीजें हैं जो सोशल इक्वालिटी को क्या करती हैं, प्रमोट करती है, मौका देती है। और अब एजुकेशन का रोल क्या है जस्टिस में, जस्टिस को प्रमोट करने में। जस्टिस मतलब फेयरनेस, सही गलत की पहचान होना, उसमें एजुकेशन का क्या रोल है। थ्रू एजुकेशन स्टूडेंट अंडरस्टैंड देयर राइट एंड ड्यूटीज। पढ़ाई करेंगे तभी एक जो इंडिविजुअल है, एक जो बच्चा है, वो अपने राइट्स को, ड्यूटीज को, क्योंकि जो ये हमने राइट और ड्यूटीज पढ़ी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ये कहाँ लिखी हुई है? हमारी बुक्स में ही लिखी हुई है। अब बच्चा अगर उसको पढ़ेगा ही नहीं तो उसको ये सारी चीजें पता कैसे चलेंगी? ऐसे घूमते फिरते खेलते काम करते उसको नहीं पता चलेगा। तो एजुकेशन ही हमें ये सब सिखाती है। दे लर्न फेयरनेस, रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एजुकेशन के थ्रू कोई भी इंडिविजुअल या बच्चा फेयरनेस मतलब सही गलत समझता है, रिस्पेक्ट करना सीखता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना सीखता है। स्कूल प्रमोट सोशल जस्टिस बाय टीचिंग वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, कोऑपरेशन एंड नॉन वायलेंस। जो स्कूल्स होते हैं वो क्या प्रमोट करते हैं? सोशल जस्टिस को प्रमोट करते हैं। कैसे? बाय टीचिंग। क्या टीच करते हैं, क्या सिखाते हैं? वो वैल्यू सिखाते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी हो गया, सही बोलना, सच बोलना, कोऑपरेशन, आपको एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए, किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, जो गांधी जी भी कहा करते थे, अहिंसा परमो धर्म। तो अहिंसा होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। आपको बहुत शांति से हर चीज को समझना चाहिए और हर चीज को ऑब्जर्व करना चाहिए। स्कूल एक्ट एज स्पेसेस वेयर स्टूडेंट लर्न टू रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी। स्कूल एक वो स्पेस क्रिएट करता है, क्योंकि अगर कोई स्कूल है वहां पर जगह जगह से बच्चे पढ़ने आते हैं, कोई मे बी पॉसिबल वो किसी दूसरे स्टेट से आ रहे हों, या दूसरी किसी जगह से, उनकी लैंग्वेज अलग होगी, उनके कल्चर अलग होंगे, सब कुछ डिफरेंट होगा। तो स्कूल एक ऐसा स्पेस क्रिएट करता है जहाँ पे कोई भी एक इंडिविजुअल बच्चा है, वो अलग अलग डाइवर्सिटी को देखता है, तो वहां से वो उनकी रिस्पेक्ट करना भी सीखता है। एजुकेशन प्रमोट फ्रेटर्निटी। तो कैसे प्रमोट करता है फ्रेटर्निटी को? फ्रेटर्निटी मतलब होता है एक्चुअली यूनिटी, हार्मनी, ये सारे फ्रेटर्निटी में आते हैं। तो एजुकेशन बिल्ड यूनिटी, हार्मनी एंड रिस्पेक्ट अमंग स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। हार्मनी मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन ना करना, यूनिटी बनाए रखना, और पार्शलिटी ना हो, इन सब चीजों का ध्यान रखना। इस
involve in harmony. तो education builds unity, harmony and respect among students from different background. क्योंकि अभी हमने पढ़ा कोई भी अगर स्कूल है तो वहाँ पे अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे होंगे, वहाँ पे रिलीजन अलग होगा, कास्ट अलग होगी, उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग होगा, उनके स्टेट अलग होंगे, उनके कल्चर अलग होंगे, तो वो सारी चीजें अलग होगी, उनका बैकग्राउंड अलग होगा देखा जाए तो वहां पे एजुकेशन एक स्टूडेंट को सिखाती है कि कैसे उसे रिस्पेक्ट देनी है किसी दूसरे बैकग्राउंड को, उसको कैसे यूनिटी बनाए रखनी है और कैसे पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। इट एनकरेजेस टीम वर्क, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। साथ साथ में एजुकेशन टीम वर्क को एनकरेज करती है, एक्सपीरियंस को शेयर करना एनकरेज करती है, और साथ साथ में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, साथ बैठकर एक ही पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग, एक ही सोच में सबका आना, उस चीजों को प्रमोट करती है। कल्चरल प्रोग्राम, ग्रुप प्रोजेक्ट, क्योंकि स्कूल में क्या क्या होता है, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, एनुअल फंक्शंस तो सुने होंगे आपने, वो सब किए जाते हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं। ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये प्रमोट करती है नेशनल इंटीग्रेशन को, मतलब कि हमारे नेशन को जोड़ना। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, तो पूरे इंडिया को जोड़ना, क्योंकि वहां पे हर एक कल्चर का बच्चा बैठा होगा, हर एक बैकग्राउंड का बच्चा बैठा होगा, तो हर एक कल्चर का जो परफॉर्मेंस किया जाता है कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह में, वो ये दिखाता है कि हम सब एक है, यूनिटी है हम लोगों में। लास्ट वन इज कंक्लूजन। कंक्लूजन, हमने पूरी वीडियो में क्या क्या पढ़ा है वो हम देख लेते हैं एक बार। कॉन्स्टिट्यूशन एम्स टू बिल्ड अ डेमोक्रेटिक, इंक्लूसिव एंड जस्ट सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या चाहता है कि हमारी जो नेशन है, हमारी जो सोसाइटी, वो कैसी बने, डेमोक्रेटिक बने, फेयर हो, सबकी अपनी आवाज हो, सब फ्रीडम के साथ रहे, इंक्लूसिव मतलब कि कोई भेदभाव ना हो, और जस्ट फेयर हो हमारी सोसाइटी। राइट एम्पावर्ड सिटीजन्स, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पढ़े हैं वो क्या करते हैं, सिटीजन्स को पावर देते हैं कि वो अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करे, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे मेंटेन करके रखे, और अपने जितने भी अपनी उनकी खुद की चीजें हैं उनको कैसे संभाल कर रखे, महफूज करके रखे। ड्यूटीज गाइड बिहेवियर, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज हैं वो हमारे बिहेवियर को गाइड करती है कि हमारा बिहेवियर हमारी कंट्री के प्रति कैसा होना चाहिए। एंड डीपीएसपीज गाइड गवर्नमेंट, और जो डीपीएसपीज हैं वो किसको गाइड करती है, गवर्नमेंट को गाइड करती है। एजुकेशन प्लेज अ सेंट्रल रोल इन क्रिएटिंग रिस्पॉन्सिबल, अवेयर एंड वैल्यू बेस्ड सिटीजन। एजुकेशन कैसे हमारे तरफ रोल प्ले करती है, हमने पढ़ा ना, इक्वालिटी की तरफ, लिबर्टी की तरफ, और एक फ्रेटर्निटी, इन तीनों चीजों की तरफ एजुकेशन का रोल बहुत अच्छा है रहा है। तो वैसे ही एक सेंट्रल रोल भी प्ले करती है एक किसी इंडिविजुअल को रिस्पॉन्सिबल, अवेयर और वैल्यू बेस्ड बनाने में। स्कूल हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी एंड कंट्रीब्यूट टू नेशनल इंटीग्रेशन। साथ साथ में स्कूल भी हमारी हेल्प करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को कैसे समझाए कि वो डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी क्या होती है, और कंट्रीब्यूट कैसे करे वो एक इंडिविजुअल बच्चा हमारे नेशन की तरफ। तो ये सारी चीजें कौन सिखाता है, स्कूल सिखाता है। Thank you so much for watching this video. If you love the video, please do like and subscribe my channel. अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।